वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस सभागार में उपस्थित संगमन के मंत्र द्रष्टागण, बाहर से पधारे हुए और इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जन, तमाम विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। विशेषतः सच्चिदा बाबू को प्रणाम करता हूँ, जो हमारे गौरव हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं और आप जैसे बड़े विद्वानों के बीच कुछ बोलना धृष्टता ही है। मैं साहित्यकार श्री प्रेमवत जी को प्रणाम करता हूँ, श्री अमरीक सिंह दीप जी को प्रणाम करता हूँ, कमलेश जी को प्रणाम करता हूँ और सभागार में समुपस्थित सभी विद्वज्जन मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। आपने जो एक विषय दिया है उसके संबंध में भारतवर्ष में एक बात चलती है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। अगर तत्व को ग्रहण करना है तो पारस्परिक संवाद होना ही चाहिए। पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं। हमारे शास्त्रकारों ने ननु नचा की शैली में तमाम पक्ष और प्रतिपक्ष के विचारों को सुनने की बात कही है। हम लिच्छवी गणतंत्र की जिस भूमि पर हैं, उसके भावी तीर्थंकर के महत्वपूर्ण विचार को ध्यान में रखते हुए मैं अनेकांतवाद की भी चर्चा करना चाहूँगा, जो लोकतंत्र का सार तत्व है। उन्होंने कहा था कि स्यात यह सच है, स्यात वह सच है। आप जो कहते हैं वह भी ठीक है, दूसरा जो कहता है उसको भी सुनें, वहाँ भी सत्य मिलेगा। तो सत्य अंतिम नहीं होता है, सत्य का निरंतर अन्वेषण होता है। और आपने जो संगमन शब्द रखा, उसकी परिकल्पना में संभवतः आपकी दृष्टि यह थी कि साथ चलो, साथ समझो, साथ बोलो। संगच्छध्वम संवदध्वम, यह वैदिक वचन है। तो एक नियुक्ति तो यह होगी कि साथ चलकर विचारों को साझा करते हुए चलना। दूसरी चीज, आप विद्वानों के स्मरण में मैं एक बात लाना चाहता हूँ। कालिदास का नाम हम सब जानते हैं। वे क्लासिकल परंपरा के, अभिजात परंपरा के रचनाकार माने जाते हैं। वाल्मीकि और व्यास के बाद इस देश में उनसे बड़ा कवि कोई नहीं हुआ। उनका एक नाटक है विक्रमोर्वशीयम, उर्वशी और पुरूरवा की वह कथा है, परंतु उसमें एक मोटिफ आता है, एक कथानक रूढ़ी आती है कि वर्जित प्रदेश में जब उर्वशी चली जाती है तो लता में परिणत हो जाती है, और लता में जो परिणत होती है तो पुनः काया की प्राप्ति के लिए संगमन मणि का उपयोग होता है और उसमें जीवन का पुनः संचार होता है। तो संगमन के मूल में वह मणि भी है जिससे एक जीवंतता आई, मूर्छा, और काया के अंतर होने के बाद भी पुनः एक नया शरीर पाया जाए, नई काया पाई जाए, यह लक्ष्य भी सामने है। तो मित्रों, एक बात महत्वपूर्ण यह है कि आपने जो विषय दिया, कला में जो द्वंद्व की बात आपने कही, तो वह लोक का और आभिजात्य का द्वंद्व है। पुराने भारत में लोक और वेद, ये दो शब्द थे। एक तो जन समाज की धारणाएं, उसकी जीवनचर्या, और दूसरी चीज हमारे सामने थी वेद, जिसका अर्थ होता है ज्ञान।
4 वेद कहे गए हैं, उपवेद भी कही है। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। तो बहुत पहले जब पाश्चात्य विद्वानों ने वेद का अध्ययन शुरू किया तो मैक्स मुलर ने एक बात कही थी कि वेद गररियों का गीत है, यानी सॉन्ग्स ऑफ शेफर्ड्स। तो लोगों ने बड़ा बावेला किया कि मैक्स मुलर ने हमारा अवमूल्यन किया है। लोग भूल गए कि मैक्स मुलर कह क्या रहा है। उसने बताया, उसका अभिप्राय यह था कि जो वैदिक साहित्य है वो पेस्टोरल पोइट्री है, पशुचारण काव्य। आर्य घुमंतु थे, घूमते हुए पशुओं के झुंड के साथ यहाँ वहाँ वे प्रव्रजन करते थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ ऋचाओं के रूप में व्यक्त किया वह एक पशुचारण काव्य है, यानी लोक काव्य है। यह अधूरा सच था। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में अगर हम देखना चाहते हैं तो ऋग्वेद जो है वह ज्ञान कांड है, यजुर्वेद यज्ञ कांड है, कर्म कांड है, सामवेद संगीत का उद्गम है। परंतु अथर्ववेद जो है वह पार्थिव जगत से जुड़ा हुआ है, लौकिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, वहाँ पृथ्वी सूक्त है। तो अथर्ववेद में लोकाचार मिलता है। काव्य के स्तर पर वहाँ लौकिक जीवन आता है और अन्य वेदों में दूसरी चीज़ें आती हैं। तो लोक और वेद के द्वंद्व के साथ साथ हम देखते हैं कि साहित्य में जन साहित्य और सुजन साहित्य का द्वंद्व आता है। तो जन साहित्य मास लिटरेचर है, सुजन साहित्य यह क्लास लिटरेचर है। तो पाश्चात्य दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो जो मास लिटरेचर है उसको W.H. थॉमस ने कहा था कि यह फोकलोर है। यह फोकलोर यानी लोक वार्ता है। लोक वार्ता का एक नया अनुशासन जब सामने आया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की चर्चा शुरू हुई जिनको हम तुच्छ मानते थे, नगण्य मानते थे, मगर सामान्य लोक जीवन में जो सच्चाइयाँ थी, वास्तविकताएं थीं, पाश्चात्य विद्वानों ने उनको फोकलोर के माध्यम से पढ़ना चाहा। यह जो नया ज्ञान सामने आया, नृतत्व शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी का सहचर बना, यह समाज शास्त्र का, सोशियोलॉजी का सहचर बना। तो आगे चलकर देश विदेश में लोक साहित्य पर बातें शुरू हुई। हिंदी में भी, भारत में भी आप देखेंगे कि गुजरात के झवेरचंद मेघाणी ने गुजराती लोक साहित्य पर लिखा। गांधी जी उनको प्रोत्साहन देते थे। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने भारत के लोकगीतों का संकलन किया। राम नरेश त्रिपाठी ने जिन लोकगीतों का संकलन किया उनको उन्होंने ग्राम गीत कहा। और उसके बरक्स कला गीतों की स्थिति थी। तो कला गीत यानी क्लासिकल पोएट्री, ग्राम गीत यानी जनता की आवाज़, लोक साहित्य की चीज़, लोक के गीत, लोक का संगीत, लोक नाट्य वगैरह वगैरह। तो सवाल यह है कि जो नागर साहित्य था बहुत उच्च कोटि का लिखा गया देश विदेश में। भारत में सर्वाधिक सैन्य साहित्य का, नागर साहित्य का लेखन हुआ। और लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन के काल में महान गद्यकार बाणभट्ट हुए थे, जिनकी कादंबरी और हर्षचरितम में
गद्य का प्रकर्ष है, ऐसा गद्य जो अत्यंत ही सौष्ठवपूर्ण है, ऐसा गद्य जिसका अर्थ लगाने में विद्वानों को भी कठिनाई होती है। तो ऐसे गद्यकार जब सामने आए तो लोगों ने कहा कि यह भारत का क्लासिकल गद्य है। जब मैंने कादंबरी पढ़ी तो पाया कि उसमें बहुत सारी जातियों की चर्चा है, बहुत सारी काल्पनिक कहानियां हैं, बहुत सारी रोमानी घटनाएं हैं, परंतु एक चीज पढ़कर मैं ठहर गया। मैंने देखा कि बाणभट्ट ने जब विंध्याटवी का वर्णन किया है उसमें चांडाल कन्या के सौंदर्य का भी उन्होंने उल्लेख किया है। चांडाल कन्या आदिवासी वर्ग की एक महिला के सौंदर्य को उन्होंने देखा है। और आप जब देखेंगे लोक साहित्य जब सामने आता है तो जनजीवन की लघुता की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। लघुता में महत्ता देखना यह आभिजात्य साहित्य के भीतर लोक साहित्य की प्रतिष्ठा है। आप देखेंगे, ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा है, हिंदी में मैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हिंदी में लोक साहित्य से प्रेरित कबीर भी थे, जायसी थे और उनके पहले विद्यापति थे। और आधुनिक युग में लोग समझता है कि यह छायावाद है, यह प्रगतिवाद है, यह प्रयोगवाद है, यह बौद्धिक काव्य है, तो यह ऐसा काव्य है, वैसा काव्य है। और जैसा कि टी.एस. एलियट ने कहा था कि जिस भाषा में क्लासिक लिखा जाता है उस भाषा में बंध्यत्व आ जाता है, भाषा बांझ हो जाती है। शताब्दियों तक भाषा की शक्ति को वह रचनाकार निचोड़ कर रख देता है। जैसे छायावाद की जो भाषा है वह भाषा निचुड़ जाती है कामायनी में, ठीक उसी तरह जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े लेखकों में देखेंगे कि एक जो उच्चावच स्थिति है, उदात्तता की स्थिति है, तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद जब नीचे उतरता है आदमी तो एक नया माहौल उसके सामने आता है। हिंदी में आपके मनोरंजन के लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब नई कविता का दौर था तो तीसरा शतक में केदारनाथ सिंह की एक कविता आई। केदारनाथ सिंह बहुपठित कवि थे, जानदार व्यक्ति थे, मगर उन्होंने जो तीसरा शतक में रचनाएं दी और अज्ञेय के संपादन में रचनाएं छपी, उसमें उन रचनाओं में एक गीत है, आपको स्मरण होगा। रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया, बड़ी रात गए कहीं पंडुक पिहका किया। रात पिया यानी उन्होंने कला गीत को संवर्धित किया लोक जीवन के संस्कारों से। और उसी तरह जब आप देखेंगे कि बच्चन प्रांजल हिंदी लिखते थे, उर्दू के भी जानकार थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, लेकिन जब उन्होंने त्रिभंगिमा के गीत लिखे तो उसमें गीत है जो संवाद गीत है, पति पत्नी का संवाद है, एक मल्लाह और मल्लाहिन की बातचीत है। तो इंग्लैंड में जाकर शोध कार्य करने वाला, प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने वाला और हिंदी के बहुत बड़े कवि के रूप में प्रतिष्ठित बच्चन क्या कहते हैं उस गीत में, आप देखेंगे कैसे सुसंस्कृत साहित्य में लोक तत्व का प्रवेश हो रहा है। वो कैसे है, तो मल्लाहिन कहती है मल्लाह से, जाओ लाओ पिया, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछेरी, पिया सोन मछेरी, उसकी है नीलम की आंखें,
उसकी है नीलम की आंखें, सोने चांदी की है पांखें, वह मुख से उगलती है मोती की लहरी, पिया मोती की लहरी। तो मल्लाह जवाब देता है, सीता ने कंचन मृग मांगा, उनका सुख लेकर वह भागा, बस रह गई नयनों में आंसू की लहरी, पिया आंसू की लहरी, पिया मत मांगो नदिया की सोन मछेरी। तो एक प्रबुद्ध कवि ने, जो सुसंस्कृत था, क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ चुका था, वह अवध और ब्रज क्षेत्र की जो लौकिक धुन है, जो लोक धुन है, उसको स्वायत्त कर रहा है। महुआ के नीचे मोती झरे महुआ के। तो हिंदी में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। बंसी और बादल में ठाकुर प्रसाद सिंह ने कुछ ऐसे प्रयोग किए। अन्यत्र भी हम देखते हैं कि श्रेण्य साहित्य में, अभिजात साहित्य में लोक जीवन के बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं। तो आपके सामने जो अभिजात्य का एरिस्टोक्रेटिक लिटरेचर के परंपरा का प्रसंग है, तो वह पंडितों की चीज है। पंडित लोग जहां आनंद लेते हैं, से मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, उसको समझने के लिए, उसके आनंद को उपलब्ध करने के लिए आंग्ल भाषा में पारंगत होना पड़ेगा। परंतु कैंटरबरी टेल्स पढ़ने में सामान्य अंग्रेजी भाषा जानने की जरूरत है। तो साहित्य में जब बड़े बड़े लोग लिखते हैं, तब वे जन समाज के धरातल पर उतर जाते हैं। आपको याद होगी वह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंडोलॉजी के विद्वान थे, हिंदू विश्वविद्यालय के महापंडित और इतिहास, पुरातत्व आदि के महान वेत्ता। जब उन्होंने कहानी लिखी, उसने कहा था, तो जब छपने को गई तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में छापने के पहले उसके कुछ लोकगीतों को छांट दिया। सिख सैनिक कुछ ऐसे गीत गा रहे थे जो उनकी नैतिकता को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने छापने से इनकार किया। मगर वे गीत मिलते हैं। गुलेरी जी की अमर कहानियां में वो पूरी कहानी मिलती है और उसमें पंजाबी के बहुत सारे शब्द आते हैं। कुर्बाई जैसा शब्द आता है, उसमें पंजाब के लोक जीवन का स्पंदन हम देखते हैं। और जब हम देखते हैं कि हिंदी में आंचलिक कथा साहित्य जब लिखा जाने लगा, तो एक नया स्वाद पैदा हुआ। भाषा साहित्य में एक नई भंगिमा उतर कर आई। कैसे? तो मैला आंचल को तो आप पढ़े ही हैं, तीसरी कसम फिल्म भी आपने देखी है। तो मारे हुए गुलफाम उस तीसरी कसम कहानी में आप देखेंगे कि महुआ घटवाड़िन की जो लोक कथा है, उसका हीरामन और हीराबाई के संदर्भ में विनियोग किया गया है। रेणु ने क्या किया, उसने आधुनिक युग की एक प्रेम कथा को मिथिलांचल में प्रचलित महुआ घटवाड़िन की कथा से जोड़ दिया। ऐसे ही जब कमलेश्वर ने राजा निरवंशिया का सृजन किया, तो राजा निरवंशिया में दो कहानियां चलती हैं, एक तो वर्तमान जीवन की है और लोक जीवन की है। तो लोक जीवन से बहुत सारी चीजें लोग लेते रहे हैं, उससे वे सैन्य साहित्य को समृद्ध करते रहे हैं। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी हैं, आप उनके पूरे साहित्य से अवगत हैं। प्रेमचंद की एक कहानी है दो बैलों की कथा। हीरा और मोती नाम के दो बैलों की वह कहानी है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को भी स्वर दिया था। ये बैल बिकने से इनकार करते हैं, खूंटा तोड़कर भागते हैं और पुनः अपने स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। तो
यह दो बैलों की जो कथा है उसमें लोक कथा की चाशनी हमको मिलती है, और प्रेमचंद की कहानियों में और बहुत सारे दूसरे कथाकारों की कहानियों में भी आपको लोक जीवन की चाशनी मिलेगी। आदरणीय अमरीक सिंह दीप जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। इनको याद होगा कि जब कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा नाम का उपन्यास लिखा तो उसमें पंजाब के गुजरात की जिंदगी है, उसमें कथा विन्यास नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में लोक जीवन की बहुत सारी छवियां हैं और उसमें कहानी की कोई अनुमति नहीं है। पंजाब के क्षेत्र विशेष के जीवन को उजागर करने का प्रयास है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शास्त्रकार जो होता है नीचे उतरता है। हिंदी की शुरुआती जो रचनाएं हैं उनके पहले अपभ्रंश साहित्य है, उसको अपभ्रष्ट माना गया, उसको शास्त्रीय साहित्य नहीं माना गया। तो उसका एक दोहा है हेमचंद्र का जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन में लिपिबद्ध है, आप देख सकते हैं। श्री जरखंडी लोड़ी गलमन अड़ाड़ बीस तो भी गुठदा कड़ाविया बुद्ध है उठ बीस। चर्चा है कि आभीरों की गोष्ठी में एक सुंदरी उपस्थित है, तो उसके पास जीर्ण शीर्ण वस्त्र है। श्री जरखंडी लोड़ी गलमन अड़ाड़ बीस, और उसके गले में कोई चंद्रहार नहीं है, बिल्लौरी कांच की माला है। फिर भी उसके सौंदर्य की आभा ऐसी है कि गोष्ठी में बैठे हुए लोग उचक उचक कर उसको देखने की कोशिश करते हैं। और यह कोशिश क्या है? उसका जो सौंदर्य का प्रभुत आकर्षण है वह आभरणों या वस्त्रों के द्वारा नहीं है, उसकी वो जो नैसर्गिक सुंदरता है। तो यही लोक भाषा की भी सुंदरता है। लोक भाषा की जो सुंदरता है और अपभ्रंश साहित्य में जो दोहा छंद है, जो कालांतर में हिंदी का दुलारा छंद बन गया। आज भी लोग कहते हैं दोहा सुनाओ। दोहा शब्द के मूल में दुह शब्द है, धातु है दुह, जिसका अर्थ होता है दोहना। आभीर लोग जो गायों को दुहते थे, उस क्रम में दूध दुहने से जो सांगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती थी, जो लय योजना सामने आती थी, उस लय योजना का अनुकरण है उस छंद में। और छंद क्या होता है इसको गौर करेंगे। तुलसीदास एक क्लासिकल कवि थे, वे बहुत बड़े पंडित कवि थे। नाना पुराण निगम आगम सम्मत के आधार पर उन्होंने राम कथा का सृजन किया। परंतु उसी तुलसीदास ने रामलला नहछू जैसा लोक काव्य लिखा। उन्होंने पार्वती मंगल और जानकी मंगल जैसा विवाह काव्य लिखा, लोक जीवन के आचार विचार उसकी पद्धतियों को लेकर। और एक ऐतिहासिक वाकया मैं आपको सुनाऊं। मेरे मित्र प्रोफेसर विभूषण जी उपस्थित हैं, इसकी तायीद करेंगे कि अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में एक था, अन्यतम था, महान विद्वान और महान दानी। एक बार उसका सिपाही घर गया और पत्नी के आकर्षण में बंधा रह गया। छुट्टियां बीत गईं, वह नहीं आया। जब जाने का समय आया तो डरकर उसने पत्नी से कहा कि नवाब मुझे दंड देंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कहा कि सुनते हैं कि आपके नवाब कविता में रुचि रखते हैं, कलाओं में रुचि रखते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। तो 2 छंद लिखकर उस सिपाही की पत्नी ने पति को सौंप दिए। कहा नवाब जब बिगड़े हैं तो उनको ये दोनों छंद दे देना। सिपाही डरते डरते गया
और जब नवाब के सामने पेश हुआ तो डांट खाने के पहले उसने कविताएं रख दी। रहीम पढ़कर फड़क उठे, और फड़क जब उठे तो उस छंद से प्रभावित होकर उन्होंने बड़वै नाई का भेद लिखा। बड़वै छंद लोक छंद है, इस लोक छंद में उन्होंने बड़वै नाई का भेद लिखा, और उस छंद की प्रभविष्णुता से, उसके प्रभाव की क्षमता से प्रभावित होकर रहीम के मित्र तुलसीदास ने बड़वै रामायण का सृजन किया। और साकेत के कवि ने साकेत के नवम सर्ग में अंतिम जो 2 पंक्तियां लिखी हैं बड़वै छंद में, अवध शिला का उर्पण था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। तो हिंदी के उस महाकाव्य के नवम सर्ग का समापन करते हुए गुप्त जी ने उस लोक छंद की महिमा को स्वीकार किया। और निराला बहुत बड़े स्वच्छंदतावादी कवि थे, बहुत प्रतिभाशाली कवि थे, लेकिन जब उन्होंने बादल राग लिखा तो उन्होंने बड़वै से शुरुआत की। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रो। तो लोक का प्रवेश शास्त्र में और सच साहित्य में, सुजन साहित्य में होता रहा है। तो नागर काव्य इसको हम कहते हैं, नागरिक जीवन का काव्य इसको हम कहते हैं, उदात्त संस्कृति का काव्य हम कहते हैं। तो संस्कृति जड़ नहीं होती है, विकसनशील भी होती है और बदलती भी रहती है। आप जानते हैं कि लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का गर्व होता है। एक अमीर थे, उस अमीर ने एक हुक्का रख छोड़ा था। हुक्के की चिलम कई बार बदल गई, नीचे का तूबा बदल गया, बीच की डंटी बदल गई, लेकिन वह रईस कहता था मेरा हुक्का जैसे का तैसा है। और श्रद्धेय सच्चिदाबाबू की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, संस्कृति का पतझड़। तो जैसे स्पेगलर ने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में सभ्यता और संस्कृति को बचपन से लेकर वार्धक्य तक और उसके अवसान तक जोड़ा है, तो संस्कृति में भी पतझड़ आता है। और पतझड़ जब आता है उसके बाद जो नए पत्ते आते हैं, कोंपलें आती हैं बात चलकर, उससे द्रुम नया हो जाता है। दृष्ट पूर्वा अपिक्षर्था काव्य रस परिग्रहात सर्वे नवा इवा भांति मधुमास इद्वा। मधुमास में, वसंत में द्रुम नया हो जाता है, नए पत्ते आते हैं। तो यही विकास की प्रक्रिया होती है, साहित्य हो, कला हो, नाटक हो। अब जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोक नाटक हमारे बीच प्रचलित हैं। अभी अभी नाटक की चर्चा आई तो कुछ लोग अंधेर नगरी की चर्चा करेंगे, मगर वह लिखित नाटक है। मिथिला में एक नाटक चलता है जट जटिन का। मेरे मन में आता है कि कहाँ मिथिला और कहाँ जाट और जाटिन। तो मोहद्दीनगर के पास एक गांव है यादवों का, बड़े लंबे तगड़े लोग हैं। वे लोग हरियाणा की तरफ से आए थे और उन लोगों के बीच जो लोकगीत चलते थे, लोक नाट्य चलते थे, उनसे यहाँ की जनता को उन्होंने अवगत कराया था। तो जट जटिन की बात जब आती है तो जाट कहता है जाटिन से कि तुमको झुकना होगा, मेरी बात माननी होगी, तुम मनमाना काम नहीं कर सकती हो। तो वह जाटिन लगातार अपने वर्चस्व को सामने रखती है, अपनी अस्मिता को सामने रखती है। तो अगर स्त्री विमर्श पर सोचने वाले लोग लोक नाट्य की दृष्टि से पढ़ें, देखें उसको, जट जटिन को, तो उनको नई रोशनी भी मिल सकती है। उसी तरह बेनीपुरी की अभी चर्चा हुई। बेनीपुरी ने बहुत कुछ लिखा, आप जानते हैं, मगर उनकी एक रचना है माटी की मूर्तें। मिट्टी नहीं कहा कि अब माटी कहा, मूर्त नहीं कहा कि मूर्तें कहा।
और जैसे ब्रह्म स्थान में मिट्टी के घोड़े रहते हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं रहती हैं, तो लोक कला का वहाँ हम सिलसिला देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने पत्थरों में देवताओं की मूर्तियां गढ़ी, बहुत सारे चित्रकारों ने बहुत तरह के अजंता एलोरा में चित्र गढ़े, और आज भी विदेश की जो लियोनार्डो डा विंची की रचना है मोनालिसा, उस मोनालिसा की जब हम चर्चा करने लगते हैं तो पाते हैं कि उसकी मुस्कान आज भी रहस्यमय है। तो रचनाकार जैसा भी होता है, अगर वो माइकल एंजेलो की तरह होता है, तो माइकल एंजेलो ने जिस तरह से इटली के एक चर्च में चित्र लेटकर महीनों वर्षों तक चित्रांकन किया था, और उसमें वहाँ के सारे इतिहास को, वहाँ की दैनंदिन जिंदगी को और वहाँ के आवाम को उन्होंने चित्रित किया था। तो आप देखेंगे कि ऐसे कला में भी बहुत सारे संदर्भ होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें लोक और वेद का, जिनमें हम देखेंगे कि शास्त्रीय परंपरा का और शास्त्रीय परंपरा का अतिक्रमण करने का एक जो आवेश मिलता है वो लोक जीवन से आता है। तो आभिजात्य साहित्य या आभिजात्य कला में लोक तत्वों की उपेक्षा संभव नहीं है। और जब हम संपूर्ण साहित्य का पर्यालोचन करते हैं तो आपको मैं, चूंकि मैं मिथिला का व्यक्ति हूँ, कहूँगा कि विद्यापति बहुत बड़े कवि थे, महान संस्कृतज्ञ थे, धर्मशास्त्र पर भी लिखा, स्तोत्र काव्य भी लिखा, मगर उनकी प्रसिद्धि और सिद्धि का सबसे बड़ा नमूना है पदावली। पदावली में यह सही है कि गाहा सप्तसती, गाथा सप्तसती, अमरु सतकम, आर्या सप्तसती आदि से उन्होंने ग्रहण किया, परंतु विद्यापति वहाँ नहीं है। विद्यापति वहाँ है जहाँ उसकी नायिका एक पथिक से कहती है कि रे बटोही, रे पथिक, मेरी बात सुन, पियाबुर बालक हम तरुणी गे। गोद में एक बच्चे को लिए हुए है और कहती है कि मेरी गोद में जो बच्चा है वह मेरा पति है और मैं तरुणी हूं, तो तुम जा रहे हो मेरी नहर की तरफ, तो जाकर के मेरे पिता से कहना कि दामाद अभी कच्चा है, इसलिए एक गाय भेज दें, दूधवा पियाई के पोसता जमाई। तो यह जो लोक चेतना है, एक पंडित कवि, दरबारी कवि, एक ब्राह्मण परंपरा का निष्ठावान कवि जब लोक जीवन की ओर बढ़ता है तो अनूठी उक्तियां उसने कही। चुगलखोर पर उन्होंने कहा कि मुखे सुखे धेगुर काट पटोर। झिंगुर जो है उसका पेट नहीं भरता है, मगर वह पटोर यानी रेशम को चाट जाता है, खा जाता है, केवल मुख के सुख के लिए। तो जो चुगलखोर होता है ऐसे ही अच्छी चीज़ों के रेशम को चाटता चला जाता है। उसके बाद समाज में जो अहंकारी लोग हैं, जो कुपात्र हैं, उन कुपात्रों में फत्ती कसते हुए कहते हैं हम तह के विषहु आगर ढोढ़हु का थिक भान। ढोढ़वा सांप जो है डुंडुभ निर्विष होता है, उसमें जहर नहीं होता है, जल में रहता है, मगर उसको भी दावा है कि मुझसे ज़्यादा जहर किसी बहुत फुफकारता है। तो हम तह के विषही आगर ढोढ़हु का थिक भान। तो एक समाज की समालोचना करने के लोक जीवन के एक प्रतीक को विद्यापति सामने ले आते हैं। और ऐसे बहुत सारे, जैसे वो कहते हैं कि सियार को जब अभिमान होता है तो कहता है कि मैं पहाड़ को उत्पाटित कर दूंगा, पहाड़ को गिरा दूंगा,
तो ऐसे जो जनजीवन के संदर्भ हैं, लोक जीवन में जो बातें हैं, मिथिला में जो विदग्ध वचन हैं, उन विदग्ध वचनों को लेकर, लोक जीवन की फक्तियों को लेकर, कटु उक्तियों को लेकर विद्यापति ने जो सैन्य साहित्य लिखा, उसके बहुत पहले उन्होंने एक भूमिका दी थी कीर्तिलता में। वे पंक्तियां आपके सामने हैं और विवादास्पद हैं। सक्कै वाणी बहुवन भावई, पाऊं रस को मम्मन पावई, देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जम्पाओ अभट्ठा। विद्वानों के बीच में हल्ला है कि अवहट्ठ क्या है, क्या यह अपभ्रंश है। और सक्कै वाणी यानी संस्कृत वाणी बहुतों को अच्छी नहीं लगती है, समझ में आती नहीं। अब पाऊं रस को बम न पाई, प्राकृत भाषा दुर्गम है, कोई नहीं समझता है। इसलिए मैं संस्कृत को छोड़कर, प्राकृत को छोड़कर देसी भाषा में लिख रहा हूं। इस देसी भाषा को लेकर लोगों ने बहुत उठापटक की और हेमचंद्र के देसी नाम माला से लेकर, अद्दहमान के संदेश रासक से लेकर तमाम भारतीय साहित्य का पर्यालोचन करते हुए देसी को अभी तक वे तय नहीं कर सके और कहते हैं कि महाराष्ट्र की भाषा भी देसी है, बंगाल की पुरानी जो भाषा है वह भी देसी है। मगर विद्यापति कह रहे हैं लोक भाषा, लोक भाषा से मैं समृद्ध करने जा रहा हूं अपनी आंशिक भाषा को, अपनी मातृभाषा को। तो प्रथम पल्लव में शौर से नहीं अपभ्रंश है। तिहुवन खित्त हिकाई तसु कित्ति बलि कसरई, अक्षर खंबार मोह मंचो बंध न दे, यह उकार बहुला मानक अपभ्रंश है। और रज्जु लुब्ध असलान बुद्धि विकम्बल हारल तपास बैस विश्वास राय गैनेश्वर मारल, यह द्वितीय पल्लव में हारल मारल जो भूतकालिक कृतंत्र है, इसमें मिथिलांचल का असर है। पर तीसरे पल्लव में वो कहते हैं जहां जाइए जह गांव भोगाई रजाक बड्ड डांव। तो एक ही रचना में अनेक प्रकार के नमूनों को वे पेश करते हैं, यानी भाषा का भी संधान करते हैं, भाषा की भी तलाश करते हैं। बड़े कवि जो होते हैं वे भाषा की खोज करते हैं, और भाषा की जो खोज होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रेमचंद ने भाषा की खोज की, छायावादियों ने खोज की, अज्ञे ने शब्दों को और भाषा को खोजा। बड़े कवि जितने भी होते हैं वे भाषा को खोजते हैं। इटली में कभी लैटिन की प्रबलता थी, लैटिन जो जानता था वही पंडित माना जाता था। मगर जब दांते ने डिवाइन कॉमेडिया लिखा, इतालवी भाषा को उन्होंने महिमा दी, लोक भाषा को महिमा दी, तब डिवाइन कॉमेडिया विश्व साहित्य की संपदा के रूप में गृहीत हुई। तो कहीं भी हम जाएंगे, लोक जीवन में आएंगे, चित्रकला में देखेंगे, बहुत तरह की मूर्तियों को हम देखेंगे, वास्तुकला में हम देखेंगे। तो एक वास्तुकला है लाल किला, एक है ताजमहल, और जयपुर गुलाबी शहर है, वहाँ भी बहुत तरह के मकान बने हुए हैं। मगर देहात में जो झोपड़ी है, जिस पर खपरैल है, मिट्टी की दीवार है, उसमें रहने वाले लोगों को भी लगता है कि मेरा घर है, और उसको वे किला की तरह ही समझते हैं। तो लोक जीवन में क्षुद्र चीज़ों को भी महत्व दिया जाता है। संदेश रासक के कवि ने कहा कि बड़ी बड़ी नर्तकियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, परंतु जो गांव गहिल्ली है, गांव की जो नाचने वाली साधारण स्त्री है, वह जब ताली बजा बजा कर नाचती है तो उस नाच का भी अर्थ होता है। आप भरतनाट्यम की बात करेंगे, बड़े बड़े नृत्यकारों की, आप उदय शंकर के नाच की बात करेंगे, लेकिन जब मिथिला में झूमर गाते हुए देखेंगे आप, तो झूमर के गाने का अपना रिद्म है, उसकी अपनी लय है,
तो बराबर सैन्य साहित्य या सैन्य आभिजात्य मानसिकता के भीतर रंध्र बनाकर कोई न कोई आ जाती है लौकिक प्रवृत्ति। जैसे बड़ी बड़ी इमारतों में कभी पीपल निकल जाता है, बड़ी बड़ी इमारतों में कभी कभी घास निकल जाती है। तो इस तरह से लोक जीवन छूटता नहीं है। तो जो कलाओं में, साहित्य में आप द्वंद्व देखते हैं, नागर काव्य का द्वंद्व देखते हैं, लोक और दूसरी चीज़ों का, उस द्वंद्व को शमित करने की जरूरत है। यानी हमको बुद्ध के मध्य मार्ग पर चलना होगा। वीणा के तारों को इतना ऐंठो नहीं कि टूट जाएं, इतना ढीला मत करो कि राग बेसुरा लगे। आपका मैंने बहुत समय लिया। तथास्तु। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार जी। ये एक संचालक या आयोजन पक्ष की एक बड़ी मुश्किल होती है कि तमाम सारे चीज़ों का निर्वाह करने के साथ, तमाम जिम्मेदारियों को देखने के साथ समय का प्रबंधन वाला जो एक कठिन पक्ष होता है वह भी उसके सिर पर ही होता है और उसको निभाना पड़ता है कुछ लोगों की खफाओं को झेलते हुए। बहरहाल एक बहुत बड़े कैनवास पर आदरणीय प्रमोद कुमार सिंह जी ने अपनी बात रखी। लिटरेचर जाहिर तौर पर उसके केंद्र में था, लेकिन एक अपने वक्तव्य में एक इतनी बड़ी चादर उन्होंने फैलाई है कि मुझे यकीन है कि बात के वक्ता उसमें अपनी अपनी जगह तलाशेंगे और जो जगह नहीं है वो कुछ बहस मुबाहसे की ओर भी जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद।